आई एम विक्रम कुमार गौतम। आज मैं आप सबको बायोलॉजी के बारे में बताऊंगा। बायोलॉजी का लेक्चर है मेरा और आप सभी हमें जानते हैं, वाकिफ़ हैं। तो आज हमारा भारत ही नहीं बल्कि पूरा विश्व कोविड-19 की एक बीमारी से ग्रसित है। ह्यूमन बींग्स, पूरी ह्यूमन जनरेशन इन्फेक्टेड है, जिसकी वजह से आज हमको ऑनलाइन क्लास लेना पड़ रहा है आपकी सुविधा के लिए। लेकिन बच्चों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। सिर्फ मैं जो भी लेक्चर ले रहा हूँ, आप घर पे रह के सावधानीपूर्वक बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करिए, तैयार करिए, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। इस स्टडी के दौरान हमारी गवर्नमेंट ने भी अलाउ किया हुआ है कि हम घर पे रह के ऑनलाइन क्लासेस की सहायता से, अपने टीचर्स की सहायता से सारे लेक्चर्स को प्रिपेयर करूं, तैयार करूं। तो मेरा भी एक आभास बनता है कि मैं आप लोगों को लेक्चर लेकर और आपको अच्छे तरीके से उस लेक्चर के दौरान समझा सकूं। तो बेटा, आपको मैंने बताया कि आपके ग्रुप में न्यू मॉडल के इंटर कॉलेज के ग्रुप में आपको 10th का मैं दे दूंगा। तो आज आपके स्क्रीन पर मैंने लिख रखा है क्लास 10th का मेरा लेक्चर है और लेक्चर नंबर फर्स्ट ये है, जो कि आपको जानते हैं कि बेटा मैं बायोलॉजी के बारे में पढ़ाऊंगा। केमिस्ट्री वाले टीचर्स ने केमिस्ट्री का आपको दे रखा हुआ है। आज मैं आपको सबसे पहले बायोलॉजी के फंडामेंटल्स के बारे में देखते हैं। जैसे 9th में आपने पढ़ा हुआ, तो 9th का चैप्टर सारे आप क्लियर रहे होंगे। तो हम अब 10th का शुरुआत करने वाले हैं। तो 10th में आपको कहाँ से हमको पढ़ना है, क्या क्या चैप्टर बायोलॉजी में दे रखे हैं एनसीईआरटी में, और क्या क्या हमको पढ़ने हैं। तो ध्यान रखिएगा, हम बिल्कुल वही एनसीईआरटी का बेस आपको फॉलो करेंगे। तो ध्यान रखिएगा कि हमारा जो बायोलॉजी होगा वो एनसीईआरटी बेस्ड होगा। एनसीईआरटी बेस्ड होगा, और जिसमें से हमारा चैप्टर के नाम जो है वो मैं आपको नोट डाउन करवा दूँ। आपको खुद पता होगा, आपके पास बुक होगी एनसीईआरटी की, तो उस बुक से आप नोट डाउन कर लीजिएगा कि हमको क्या क्या पढ़ना है। हम उसके बाद उस लेक्चर को तैयार करते हैं। चैप्टर नंबर 1 में जो दे रखा हुआ है वो है बेटा आपका लाइफ प्रोसेस। चैप्टर नंबर 1 में आपको दे रखा हुआ है लाइफ प्रोसेस के बारे में दे रखा हुआ है। उसके बाद आपका चैप्टर नंबर 2 जो है, चैप्टर नंबर 2 जो है उस चैप्टर का नाम है आपको कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। क्या दूसरे चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। एंड चैप्टर 3 जो हमको पढ़ना है, चैप्टर 3 जो है वो है बेटा जीव जनन कैसे करते हैं, या फिर कह सकते हैं हाउ टू प्रोड्यूस लिविंग थिंग्स। तो हम जनरली रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि आप क्या करते हैं, कि जीव जनन कैसे करते हैं, हाउ टू प्रोड्यूस लिविंग ऑर्गेनिज्म देखते हैं। या फिर आपका जो मेन पॉइंट फंडामेंटल है वो रिप्रोडक्शन के बारे में, रिप्रोडक्शन के देखेंगे। चैप्टर नंबर 4 जो होगा, चैप्टर नंबर 4 जो है बेटा वो आपको दे रखा है आनुवंशिकता एवं जैव विकास, अर्थात कह सकते हो जेनेटिक्स एंड ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। फिर उसके बाद आपको नेक्स्ट चैप्टर जो पढ़ना है वो आपको दे रखा है बेटा हमारा पर्यावरण, आवर एनवायरनमेंट। चैप्टर नंबर 5 होगा आवर एनवायरनमेंट। ठीक है, और सबसे लास्ट जो चैप्टर पढ़ना है वो प्राकृतिक संसाधनों एवं संशोधित प्रबंधन। तो ये जो हमको बायोलॉजी के जो आपके चैप्टर्स दे रखे हैं एनसीईआरटी में,
उसमें से सबसे पहला चैप्टर हम अपनी टाइम वेस्ट ना करें, क्योंकि हम क्लास में बैठा है नहीं तो हमको टाइम का बड़ा याद रखना है कि हमारा टाइम वेस्ट ना जाए और लेक्चर बहुत ज़्यादा बड़ा ना हो पाए और उसके दौरान आपको सारे नॉलेज मिल जाए। तो आप ये अपनी बुक से नोट डाउन कर सकते हो। तो हमारा ये आपको पहला चैप्टर के बारे में है जो लिखा हुआ है लाइफ प्रोसेस, आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो नाउ आई डिस्कस अबाउट लाइफ प्रोसेस। तो हम देखेंगे पहले एनसीईआरटी में जो मेंशन किया है, सबसे पहले तो ये ध्यान रखिएगा कि ये जो चैप्टर में आपको दे रखा है लाइफ प्रोसेस के बारे में, एक सेकंड बेटा, सॉरी, हाँ, तो लाइफ प्रोसेस के बारे में जैसे दे रखा है कि एनसीईआरटी में पहले भी आपको पहले चैप्टर के लाइफ में लिखा हुआ कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं या फिर आप कह सकते हो सजीव जो होते हैं, हम कैसे इनको पहचान सकते हैं या फिर क्या इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है जिसकी वजह से हमको ये ज्ञात होता है कि लिविंग बीइंग्स है। तो सबसे पहला आपको प्रश्न यही उठता है, व्हाट इज लिविंग। आपको ये जानना है कि लिविंग बीइंग्स क्या होते हैं। जैसे हम अपने चारों तरफ बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स को देखते हैं, बहुत सारे जीवधारियों को देखते हैं, तो हमको क्या फील होता है, उनके क्या ऐसे कैरेक्टर्स हमको इम्प्रूव करते हैं या फिर हमको इन्फॉर्मेशन करते हैं, इन्फॉर्म करते हैं कि वो लिविंग बीइंग्स हैं, या फिर कौन से ऐसे कैरेक्टर हैं जो आपको ये निर्धारित करते हैं कि ये नॉन लिविंग बीइंग्स हैं। तो सबसे पहले तो ये ध्यान रखिएगा कि आपको ये क्वेश्चन उठता है कि व्हाट इज लिविंग, व्हाट इज लिविंग। इसके बेस में हम देखेंगे कि व्हाट इज लिविंग, तो लिविंग क्या है। जैसे आपको ध्यान रखिएगा जब हम हमारे क्लासेस में जाएंगे, आपका 11 का भी चैप्टर हमको याद है कि वहाँ पे है, वहाँ पे आपको डिटेल में पढ़ा जाएगा कि लिविंग बीइंग्स क्या होते हैं। फिलहाल आपको छोटी कक्षाओं से ही पढ़ते चले आए हैं बेटा कि व्हाट इज लिविंग। तो आप लिविंग क्या करते हैं, लिविंग्स क्या होते हैं। लिविंग्स यदि कोई पूछे व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द लिविंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स, तो आपका आंसर जनरली सब लोगों को आपको मुझे याद होगा कि आप लोगों को भी याद होगा कि लिविंग बीइंग्स क्या होते हैं और नॉन लिविंग बीइंग्स में डिफरेंस क्या होता है। तो लिविंग बीइंग्स के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जैसे हम चारों तरफ बहुत सारे ऑर्गेनिज्म को देखते हैं, जैसे सपोज दैट करो एक कुत्ता है या फिर कैट है, बिल्ली है, वो रन करते रहते हैं, हमारे चारों तरफ दौड़ते रहते हैं, मूव करते रहते हैं, तो हमको ये आभास होता है कि हाँ भाई ये लिविंग है, ये लिविंग बीइंग्स है। लेकिन क्या आपने ये समझ में आया कि अगर वही जो डॉग है वो अगर सो रहा हो तो हम कैसे क्या उसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, हाँ लिव है या फिर डेथ कर गया है। तो जनरली हमको ये आभास होता है, आपकी हमने बात कही कि बेटा एनसीईआरटी के बाहर हम नहीं जाएंगे, एनसीईआरटी पे ही फोकस करेंगे। आपकी जितनी भी नॉलेज दी गई है एनसीईआरटी में वो क्या कहते हैं आपके लिए इम्पोर्टेंट है और उतना बहुत भरपूर है आपके लिए, तो हम एनसीईआरटी की ही बैलेंस करेंगे। तो आपको ये पता चला कि हम जैसे देखते हैं उन सिर्फ जीवों के बारे में जो हमारे अगल बगल बहुत सारे मूवमेंट करते हैं, तो उस क्रिया एक्टिविटीज से हमको ये पता चलता है कि वो लिविंग बीइंग्स है। लेकिन क्या आपको वो सोते हो, जब वो सो रहे हो तब हमको कैसे आभास होगा कि भाई वो लिविंग बीइंग्स है। तो हमको कुछ से ये इंफॉर्मेशन आती है कि भाई वो क्या करते हैं, सोते वक्त भी वो क्या करते हैं। हम उनमें देखते हैं कि इंपॉर्टेंट क्रिया होती है, जैसे जनरली क्या करते हैं कि हम जानते हैं कि वो हम क्या कहते हैं जब वो श्वसन रेस्पिरेशन अर्थात जब वो सांस लेते हैं और छोड़ते हैं तो हमको ये आभास रहता है कि हाँ ये लिव है। अगर वही श्वसन एक्टिविटी अगर न होती रहे वो सोए हुए क्या होते हैं डॉग्स में, तो हम ये मान लेते हैं कि भाई वो डेथ किया हुआ है, डेथ किया हुआ है या फिर नॉन लिविंग है। तो हमको यहाँ फंडामेंटल क्लियर हुआ। तो जनरली व्हाट इज लिविंग, तो लिविंग बीइंग्स के जो छोटे क्लासेस में आप कैरेक्टर देखते चले आए हुए हैं उसके बारे में हम देखते हैं। तो सबसे पहला लिविंग बीइंग्स का जो फंडामेंटल कैरेक्टर होता है कि व्हाट इज लिव, तो आपको पहली पॉइंट नोट करनी होगी बेटा कि सबसे पहले हम कहते हैं कि जो लिविंग बीइंग्स होते हैं वो सब आपको क्या करते हैं बेटा, ग्रोथ करते हैं। आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि हमने बताया कि आपको पता भी होगा कि जो लिविंग बीइंग्स होते हैं उनमें ग्रोथ करने की क्या होती है, कैपेसिटी होती है, क्षमता होती है। और सेकेंड जो कैरेक्टर आपको मिलता है वो जनरली आपको ये कह सकते हो कि लिविंग बीइंग में ग्रोथ होता है। और उसके बाद सेकेंड जो होता है वो आपको कह सकते हो बेटा रिप्रोडक्शन। जो लिविंग बीइंग्स होते हैं उनमें रिप्रोडक्शन करने की कैपेसिटी होती है, ठीक, रिप्रोडक्शन करने की क्या होती है, कैपेसिटी होती है। पहला हमको ये देखा गया
कि जो व्हाट इज लिविंग, तो लिविंग से जो फंडामेंटल हमने ये देखा कि जनरली कि जो ग्रोथ करते हैं वो आपको लिव होते हैं, जो आपको रिप्रोडक्शन करते हैं वो आपको लिविंग बीइंग्स होते हैं। उनमें क्या होता है, रिप्रोडक्शन के अलावा बेटा और कुछ भी कैरेक्टर आपको जानते हैं, उनमें बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जिनमें आपको क्या होती है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज या फिर मेटाबॉलिज्म कह सकते हो, मेटाबॉलिज्म, वो आपको क्या होते हैं, लिविंग बीइंग्स होते हैं। तो सारे जो फंडामेंटल कैरेक्टर देखा, तो शायद आपको ये कॉमन चीज है, आप फंडामेंटल ही पढ़ रहे हैं, पहला लेक्चर है, तो हम फिर जैसे जैसे चैप्टर आएगा हमारा, चैप्टर की शुरुआत वहां से करते हैं। तो हमारा ग्रोथ हुआ, रिप्रोडक्शन हुआ, मेटाबॉलिज्म हुआ, ये सब आपको क्या होते हैं, इंप्रूव करते हैं बेटा, ये लिविंग बीइंग्स होते हैं। लेकिन क्या हम देखते हैं कि कुछ ऐसे भी जीवधारी होते हैं जो आपको माइक्रोब्स होते हैं, उनको भी हम क्या करते हैं, लिविंग्स मानते हैं। उनमें जनरली हमको ये देखने को नहीं मिलता कि ये ग्रोथ किस टाइप का करते हो या फिर इनमें मूवमेंट कैसा होता होगा, तो हमको ये नहीं दिखा। उनमें जनरली क्या होता है, उनमें आणविक मूवमेंट होता है, जिसे कह सकते हो मॉलिक्यूलर मूवमेंट होता है, कि हमारे सजीव रहने के प्रोसेस के लिए मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट करना क्या होता है, बड़ा आवश्यक होता है या फिर अनिवार्य होता है। ये मॉलिक्यूल जो होते हैं, ये मूवमेंट अगर इनका रुक जाए हमारी बॉडी में, तो ये क्या कर सकते हैं, हम डेड कर सकते हैं। ये सबसे फंडामेंटल कैरेक्टर है आपके लिविंग बीइंग्स का, जो मॉडिफाई जो क्या कहते हैं, इंप्रूव करते हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं बेटा कि आपको इन मूवमेंट की वजह से जो आपको आणविक गति होती है, उसके आधार से अगर हम देखें तो हमारे कुछ जीव जो होते हैं वो एक कोशिकी होते हैं। क्या होते हैं, एक कोशिकी होते हैं। एक कोशिकी जीव जो होते हैं उनमें हमारा जनरली क्या होता है कि उनमें आपको टिश्यूज का फॉर्मेशन नहीं होता, वो सेलुलर लेवल पे ही पाए जाते हैं। अर्थात कह सकते हो सेलुलर लेवल पे पाए जाते हैं। सेलुलर लेवल का मतलब ये होता है बेटा जिसमें सिर्फ सेल पाए जाती हो, अर्थात उसमें टिश्यू का फॉर्मेशन नहीं होता है, टिश्यू एब्सेंट है। या फिर आपको कह सकते हो सिंगल सेल होते हैं, सिंगल सेल होते हैं। और सिंगल सेल जो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं उनको आप पहले भी जानते हो, उनको कहते हैं बेटा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। हिंदी में कह सकते हैं आप एक कोशिकीय जीवधारी, जो एक कोशिकीय जीव होते हैं। उनमें हमको क्या देखने को मिलता है कि ये जो एक कोशिकीय जीव होते हैं, इनकी शारीरिक जो क्षमता होती है, ये जो शारीरिक बनावट इनकी होती है बड़ी सिंगल से सिंपल फंडामेंटल। तो इनकी बॉडी में जो रिएक्शन होते हैं या फिर इनकी जो सेल होती है, इनकी बॉडी पूरी एक सेल ही है, वो अपने इन्वायरमेंट से डायरेक्टली क्या होती है, कनेक्ट रहती है, कांटेक्ट में रहती है। इसमें कोई भी क्रिया होती है तो इन्वायरमेंट से कनेक्टेड कर लेते हैं। जैसे यदि एक सिंगल सेल के ऑर्गेनिज्म पे ले लिया जाए अमीबा को, तो अमीबा क्या करता है कि ये अमीबा डायरेक्टली उसकी सेलें जो होती है कनेक्ट रहती हैं हमारे इन्वायरमेंट से। तो यदि उनको ऑक्सीजन लेना तो बाहर से ऑक्सीजन इन्वायरमेंट से लेते हैं, अर्थात वो जलीय जीव है तो जल में रहने वाला, तो जल से आपको क्या करता है, वो ऑक्सीजन ले लेता है। या फिर उसको डाइजेस्ट करने के लिए फूड की आवश्यकता होती है तो फूड क्या करता है कि इन्वायरमेंट से लेता है, अर्थात वो डायरेक्टली कॉम्बिनेशन होता है। और उसमें ये जो प्रोसेस जो ट्रांसपोर्ट का सिस्टम हुआ उनमें एक सेल के और इन्वायरमेंट के बीच में, वो बेटा आपको जनरली क्या होता है, डिफ्यूजन के द्वारा होता है। डिफ्यूजन एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, डिफ्यूजन। तो आपको पता होगा कि डिफ्यूजन क्या होता है, तो इसके एक प्रोसेस आपको छोटी क्लास में पढ़ा होगा फिर डिफ्यूजन के बारे में। डिफ्यूजन क्या होता है, डिफ्यूजन एक ऐसी प्रोसेस होती है, डिफ्यूजन में कह सकते हो द वाटर एंड या फिर जनरली कहो कि द सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स मूव्स टू हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन इज कॉल्ड एज द डिफ्यूजन। जनरली आपको कह सकते हैं कि आपको जो वाटर मॉलिक्यूल जो विलेय होता है और जो विलायक होते हैं वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ क्या होते हैं, मूवमेंट करते हैं, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं क्या, उस प्रोसेस को हम कहते हैं डिफ्यूजन। वही उसका एक अपोजिट एक और आपको चैप्टर की इंपॉर्टेंट चीज बता देते हैं बेटा, ऑस्मोसिस के बारे में आपने सुना होगा। ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस कौन सा प्रोसेस होता है, तो इसमें सिर्फ इसका इनमें डिफरेंस आपको बड़ा इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो ध्यान रखिएगा कि इसमें सिर्फ इसकी डिफरेंस है कि द वनली वाटर मॉलिक्यूल या फिर कह सकते हो वनली सॉल्यूट सॉल्वेंट,
only solvent molecules move to higher concentration to the lower concentration across the semi-permeable membrane is called as, या फिर this process is called as osmosis। उस प्रोसेस को हम कहते हैं ऑस्मोसिस। तो शायद आपको मैं फिर से क्लियर कर दूं कि डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस जो होते हैं वो क्या होते हैं। डिफ्यूजन में जो वाटर एंड उसमें घुले हुए जो पदार्थ होते हैं वो दोनों क्या होते हैं बेटा, हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं, उस प्रोसेस को हम डिफ्यूजन बोलते हैं। और ऑस्मोसिस में सिर्फ ओनली वाटर मॉलिक्यूल जो आपको विलायक होता है, जैसे विलायक में आप जनरली वाटर को कह सकते हैं, तो वाटर मॉलिक्यूल्स ही सिर्फ आपको क्या होता है मूव करता है हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन पे। तो दोनों में डिफरेंस सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस है, वही ध्यान है। इसमें सॉल्वेंट लिख सकते हो, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट दोनों आप करते हैं, जबकि इसमें आपको क्या होता है मॉलिक्यूल करता है वो सॉल्वेंट करता है या फिर विलायक करता है। तो आपको ये दो चीजें यहाँ पे आपको क्लियर हुई, डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। जनरली ये आपको जीव करते रहते हैं और मूवमेंट करते रहते हैं। अब आपको ये देखना है मेरा फंडामेंटल कि इस एंजाइटी के अगर बेस पे आए तो ये सारे आपको क्या होते हैं जीवन के लिए। अब अगर देखा जाए तो हमारे ऑर्गेनिज्म जो सिंपल जीव के बारे में देखा तो बहुत सारे ऐसे जीव हैं जिनकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन वो बड़ी कॉम्पैक्ट है, या फिर आपको कह सकते हो जटिलता से बनी हुई है। उनमें सेलुलर नहीं बल्कि उसमें टिश्यू से लेकर और क्या कहते हैं बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का सिस्टम देखने को मिलता है। अर्थात कह सकते हो कि जो सेल होती है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा बेटा, सेल जो होती है बहुत सारे सेलों से मिलकर आपको फाइनली निर्माण होता है टिश्यूज का। ये आप 9 में पढ़ रखे हैं, टिश्यूज बनते हैं। तो टिश्यूज का फॉर्मेशन भी आप टिश्यूज की डिफिनेशन भी आपको जानते हो। अब ग्रुप ऑफ द सेल्स 9 में दे रखा था, हमें याद है कि हम आपको 9 के लेक्चर के दौरान बता रखा था आपको द ग्रुप ऑफ द सेल which is similar shape, similar size and similar function is called as tissue। अर्थात ऐसी कोशिकाओं का समूह जो सिमिलर एक समान आकृति में हो, आकार में एक समान हो और एक तरह के क्या करते हैं कार्यों को करने में सक्षम होती है, उन सेलों के समूह को हम क्या कहते हैं बेटा ऊतक कहा जाता है। टिश्यू की हिंदी होती है ऊतक, उसको ऊतक बोलते हैं। और यही ऊतक क्या होता है बेटा, ऊतकों का निर्माण जो होता है ये ऊतक ही मिलकर आगे चलकर हमारे फॉर्मेशन करते हैं किसका, आपको बता दें कि वो ऑर्गन का करते हैं। किसका निर्माण करते हैं, ऑर्गन का। और यही जो ऑर्गन होता है यही ऑर्गन आगे चल के हर क्लास के जो एनिमल्स होते हैं उनकी पूरी बॉडी का सिस्टम बनाता है, बॉडी सिस्टम बनाता है, जिसे कहते हैं ऑर्गन तंत्र होता है। हमारी एक बॉडी बनी हुई, जैसे जनरली की सबसे छोटी जो होती है वो सेल हुई, फिर उसके बाद आपको क्या मिला, सेलों के समूह से आपको बना टिश्यू हुआ, टिश्यू मिलकर आपको किसका निर्माण किया बेटा, ऑर्गन का निर्माण किए। और ऑर्गन जो होते हैं ढेर सारे ऑर्गन मिलकर आपको बॉडी सिस्टम बनाते हैं। और हमारी बॉडी सिस्टम पूरी ऑर्गन की ही बनी हुई है, अलग अलग ऑर्गन का अलग अलग फंक्शन होता है, मिलकर वो काम करते हैं। तो ये जनरली आपको दे रखा है बेटा, ये कॉमन फंडामेंटल है जो आपको समझने के लिए। तो ये चीजें आपको दो चीजें आप यहाँ पे समझ में आया कि लाइफ प्रोसेस को हम देखेंगे आगे चैप्टर में। तो पहले हम देखेंगे कि लिविंग बीइंग्स क्या होते हैं, जो हमने बता रखा कि ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, बहुत सारे क्रियाएं जो होती हैं, सब फंक्शन, ये सारी चीजें आपको फंडामेंटल कैरेक्टर्स हैं लिविंग बीइंग्स के। उसके बाद हमने देखा कि सिंगल सेल में कैसे होता है, और बहुत ढेर सारे कैसे हमने उसको जनरली पहचान सकेंगे कि ये है। तो उनमें हमेशा क्या होता है, अणुओं से मिलकर बने होते हैं, तो उनमें अणुओं का क्या होता है मूवमेंट होता है, जो आपको मॉलिक्यूलर मूवमेंट होती है वो सारे आपको एक सेल के अंदर होता है, या सेलों से मिलकर जो टिश्यूज होते हैं टिश्यू का निर्माण होता है, फिर उसके बाद ऑर्गन बनता है और बॉडी ऑर्गन। चलिए हाई क्लास के एनिमल्स में, जबकि सेलुलर जो लेवल पे ऑर्गेनिज्म होते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो सिंगल सेल के बने होते हैं। उनमें जो भी प्रोसेस होता है वो जनरली बाहर से एनवायरनमेंट से कनेक्ट होते हैं, तो डिफ्यूजन द्वारा होता है। तो हमने डिफ्यूजन देखा, ऑस्मोसिस देखा और लिविंग बीइंग्स पर, तीन चीजें यहाँ पे आपको क्लियर हुई। शायद आपको समझ में आ गया बेटा, ये समझ में आया कि लिविंग बीइंग्स क्या होते हैं। जनरली आप एनसीईआरटी की बुक पढ़ लीजिएगा, याद रहेगा आपको। अगर कोई दिक्कत होगी, समझ नहीं आएगा, कमेंट बॉक्स में आप लिख के दे दीजिएगा, मैं फिर से उसको समझा दूंगा। उसके बाद आपको बेटा क्या होगा कि हमने देखा यहाँ पे सिंगल सेल के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें किस तरह से प्रोसेस, वो ऑक्सीजन लेना हो या फिर मॉलिक्यूलर जो डाइजेशन करना हो, तो फूड लेना हो, तो वो आपको डिफ्यूजन के द्वारा करते हैं। उसी से रिलेटेड एक आपको टॉपिक थी जो हमने बताया आपको ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या होती है वो भी आपको समझ में आया होगा।
उसके बाद हमने देखा कि हर क्लास के जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है वो किन की चीजों से बना होता है। जो 9 में आप सेल को पढ़े होंगे, सेल हमने डिटेल में पढ़ा रखा है बेटा। सेल को आप जानते हो कि सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चर एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ द लाइफ। इसके बारे में आप डिटेल में जानते हो। इन्हीं सेल से आपको टिश्यू का निर्माण होता है, टिश्यू आप पढ़ चुके थे। उसके बाद इसका ऑर्गन्स का निर्माण करते हैं टिश्यू से ही, और ऑर्गन से ही मिलकर आपको क्या होता है, बॉडी का सिस्टम बनता है, लेकिन ऑर्गेनिज्म से। तो ये सारा आपको फंडामेंटल कैरेक्टर हमने आपको देखा। फिर उसके बाद आपको आके मिला अपनी इंपॉर्टेंट टॉपिक। हमारे जो एनसीईआरटी की सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक दे रखी है वो आपको क्या दे रखी है बेटा, वो हम आपको बता देना चाहते हैं कि दिया है जैव प्रक्रम, या आप हिंदी में कहते हैं तो जिसे हम आपको लिखे हैं, चैप्टर का नाम ही है लाइफ प्रोसेस। ये है क्या लाइफ प्रोसेस? तो हम जनरली क्या करते हैं कि देखते हैं कि लाइफ प्रोसेस क्या होता है, जैव प्रसरण क्या होता है, जैव प्रक्रम क्या होता है। तो ध्यान रखिएगा, हमारे जितने भी लिविंग बींग्स हैं, हमारे अर्थ पे ऑर्गेनिज्म जितने भी आपको प्रेजेंट है, उनमें बेटा उनको उनकी सेलें क्या होती है, ये हमेशा क्या होती है, डैमेज होती रहती है। और यदि कहा जाए अगर ये सेलें, जैसे मैंने सिंगल सेल का भी जिक्र किया हुआ था कि मान लीजिए अगर वो सिंगल सेल या फिर बहुकोशिकीय जीव उसकी सेल डैमेज हो जाए तो बेटा डेथ कर जाएगा, लेकिन उसके अनुरक्षण के लिए, उनके संचरण के लिए, संरक्षण के लिए हमेशा सेलों का क्या होता है, रिपेयर होता रहता है, मरम्मत होती रहती है, जिससे ऑर्गेनिज्म क्या होता है, अधिक दिनों तक सर्वाइव कर सकता है या फिर जीवित रहता है। तो वही लाइफ प्रोसेस। तो ये लाइफ प्रोसेस में आपको क्या क्या फंडामेंटल चीजें आती है वो हम समझेंगे लाइफ प्रोसेस के अंतर्गत। तो ध्यान रखिएगा कि लाइफ जीवों के लिए जो अनुरक्षण का कार्य होता है, जो उनके मरम्मत का कार्य होता है, जो ब्रेक डाउन होता है, उसकी बार बार रिपेयरिंग की जाती है, वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है। और उस इंपॉर्टेंट प्रोसेस को करने के लिए हमें एक विशेष बॉडी में, ऑर्गेनिज्म की बॉडी में क्या होता है, विशेष कार्य होता रहता है। जैसे यदि हम कहा जाए, यदि हम लिविंग बीइंग जो है यदि सोए रहते हैं तब भी वो कार्य क्या होता है, उनकी बॉडी में चलता रहता है। जैसे हमने उस कुत्ते वाली बात बताई थी कि अगर वो क्या होता है, मूव करता होगा, ट्रेवल कर रहा था, उनको पता चल जाता, लेकिन सोया होता तो नहीं चलता। तो उसकी बॉडी में केमिकल रिएक्शन होता है। जैसे हमने लिखा था लिविंग बीइंग्स का एक मेटाबॉलिज्म कैरेक्टर लिखा था बेटा, ऊपर लिखा था ग्रोथ आपको देखा था, फिर हमने रिप्रोडक्शन लिखा था, नीचे लिखा हुआ है सबसे मेटाबॉलिज्म। तो आपको जनरली वो मेटाबॉलिज्म ही एक ऐसा प्रोसेस होता है। मेटाबॉलिज्म प्रोसेस एक ऐसा होता है कि जो सेलों के अंदर होने वाली एक रासायनिक क्या होती है, क्रिया होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, मेटाबॉलिज्म रिएक्शन कहते हैं। वो मेटाबॉलिज्म रिएक्शन जिसे आप जनरली उपापचयी क्रियाएं कह सकते हो, हिंदी में उसका उपापचयी क्रियाएं कहा जाता है।